आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत शॉर्ट पीरियड में फर्म का प्राइस और आउटपुट का निर्धारण कैसे किया जाता है। या तो प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन द शॉर्ट पीरियड, या तो हम लोग इसको दूसरे शब्दों में इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द शॉर्ट पीरियड भी कह सकते हैं। तो चूंकि हम लोग इक्विलिब्रियम की बातें कर रहे हैं, तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम का अर्थ क्या है। तो इक्विलिब्रियम मीन्स पोजीशन ऑफ रेस्ट, या तो स्टेट ऑफ नो चेंज। तो फर्म इक्विलिब्रियम में होगा जब फर्म का एमसी एमआर के बराबर है। तो फर्म के एमसी और एमआर दोनों बराबर हैं। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे फर्म्स हैं जो होमोजेनियस एक ही तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे फर्म्स हैं, हजारों लाखों फर्म्स हो सकते हैं। और चूंकि टोटल सप्लाई है, उस टोटल सप्लाई में हर फर्म का कंट्रीब्यूशन, हर फर्म का शेयर काफ़ी छोटा है। इसीलिए कोई भी फर्म प्राइस को मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, प्राइस को खुद से इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकता है। तो फर्म यहाँ पर प्राइस टेकर है और इंडस्ट्री प्राइस मेकर है। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले फर्म क्या है और इंडस्ट्री क्या है, दोनों चीज़ों के बीच में जो अंतर है उसे जानना ज़रूरी है। तो फर्म क्या है? फर्म एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसोर्सेस खरीदती है या तो हायर करती है और गुड्स एंड सर्विसेज बेचती है। दूसरी ओर इंडस्ट्री इन फर्म्स का एक ग्रुप है। जैसे बहुत सारे फर्म्स हैं जो कपड़े बनाते हैं, कपड़ों का निर्माण करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेमंड, मफतलाल, अरविंद, सियाराम, विमल, ये सारे फर्म्स क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं और इनका ग्रुप को हम लोग बोलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो फर्म और इंडस्ट्री के बारे हम लोग समझ चुके हैं। अब ये देखेंगे कि फर्म और इंडस्ट्री के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या हैं। हम लोग इन दो डायग्राम्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इंडस्ट्री में इक्विलिब्रियम कैसे होता है, या तो इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम कैसे होता है। और इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम होगा डिमांड एंड सप्लाई के इंटरैक्शन के द्वारा। तो मार्केट फोर्सेस के इंटरैक्शन के द्वारा प्राइस एंड आउटपुट का निर्धारण किया जाता है। मार्केट फोर्सेस का अर्थ है डिमांड एंड सप्लाई। यहां पर आप देख सकते हैं डीडी। डीडी मार्केट डिमांड, किसी कमोडिटी के मार्केट डिमांड जो इंडस्ट्री में है उसे दर्शाती है। और एसएस है जो भी फर्म्स इंडस्ट्री में हैं उनका टोटल सप्लाई क्या है, हमें यह एसएस कर्व के द्वारा पता चलता है। तो डीडी और एसएस कर्व पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इस पॉइंट पर काटते हैं। तो पॉइंट ई से जब हम एक परपेंडिकुलर खींचते हैं वाई एक्सिस पर, तो हमें मिला यहाँ से इधर ये पी हो गया। तो यह इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया इंडस्ट्री के लिए। इसी तरह से जब हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं एक्स एक्सिस की ओर, तो यह हो गया इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम ओ क्यू। तो मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई के इंटरैक्शन से इक्विलिब्रियम प्राइस भी तय हो गया, इक्विलिब्रियम आउटपुट भी तय हो गया। और जैसे मैंने शुरू में कहा फर्म इज अ प्राइस टेकर, तो यही प्राइस हर फर्म को मिलेगा क्योंकि फर्म्स आइडेंटिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसीलिए फर्म का प्राइस स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर प्राइस या तो ए आर, दोनों एक ही चीज़ है, और ए आर विल बी इक्वल टू एम आर। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि प्राइस सेम रहेगा। फर्म ज़्यादा क्वांटिटी बेचना चाहती है तो प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकती है, ना ही प्राइस को डिक्रीज कर सकती है। उसी प्राइस को ध्यान में रखते हुए फर्म को ज़्यादा क्वांटिटी बेचना है या तो कम क्वांटिटी बेचना है, तो प्राइस विल रिमेन द सेम। इसीलिए यह प्राइस यहाँ पर हम लोग देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो फर्म का इक्विलिब्रियम कैसे होगा? इसके लिए
मार्जिनलिस्टिक रूल्स हैं। सबसे पहले तो MC कर्व शुड इंटरसेक्ट द MR कर्व फ्रॉम बिलो, ये MC कर्व हो गया। तो MC कर्व MR कर्व को इस पॉइंट पर काटती है जिसे हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ पर E हम लोग लिख दिए। तो पॉइंट E पर MC और MR दोनों बराबर हैं। तो यह पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन हो गया कि MC कर्व शुड इंटरसेक्ट द MR कर्व फ्रॉम बिलो। MC कर्व को काटना है MR को नीचे से। तो यह हो गया नीचे से, यह इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। तो फर्म के लिए प्राइस तो पूर्व निर्धारित है इंडस्ट्री के द्वारा। फर्म को सिर्फ अपना इक्विलिब्रियम आउटपुट निर्धारित करना है। तो पॉइंट E से हम लोग एक परपेंडिकुलर खींचते हैं एक्स एक्सिस की ओर। तो यह हो गया फर्म का इक्विलिब्रियम OQ। अब हम लोग देखेंगे कि फर्म के इक्विलिब्रियम को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, शॉर्ट पीरियड इक्विलिब्रियम और लॉन्ग पीरियड इक्विलिब्रियम। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम क्या है। तो सबसे पहले शॉर्ट रन क्या है या तो शॉर्ट पीरियड क्या है। तो शॉर्ट पीरियड ऐसा समय है जहां पर डिमांड के अनुसार सप्लाई को कुछ हद तक चेंज किया जा सकता है, कुछ हद तक एडजस्ट किया जा सकता है। अगर प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया तो कुछ हद तक सप्लाई को इंक्रीज किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लिया किसी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया तो शॉर्ट पीरियड में सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए फर्म क्या करेगी, फर्म अपने प्लांट्स को ओवरवर्क कर सकती है। मतलब 8 घंटा के बदले 10 घंटा फर्म अपने प्लांट्स को ऑपरेट कर सकती है। और शॉर्ट पीरियड में दो तरह के फैक्टर्स हैं, फिक्स फैक्टर्स हैं और वेरिएबल फैक्टर्स हैं। फिक्स फैक्टर्स जैसे प्लांट, मशीनरी, फैक्ट्री, लैंड, ये सारे फिक्स फैक्टर्स हैं। तो शॉर्ट पीरियड में इन फैक्टर्स को चेंज नहीं किया जा सकता है। और सेकेंड कैटेगरी ऑफ फैक्टर्स हैं वेरिएबल फैक्टर्स, जैसे लेबर, रॉ मटेरियल्स, फ्यूल, ये सारे वेरिएबल फैक्टर्स हो गए। इन्हें आसानी से शॉर्ट पीरियड में भी चेंज किया जा सकता है, मतलब इन्हें इंक्रीज किया जा सकता है या तो डिक्रीज किया जा सकता है। तो फर्म को शॉर्ट पीरियड में अपने आउटपुट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, वैरी करने के लिए वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही हैं जिन्हें फर्म वैरी कर सकती है, चेंज कर सकती है। फिक्स फैक्टर्स को यहाँ पर चेंज नहीं किया जा सकता है। तो शॉर्ट पीरियड में के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या हैं, दो कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन है MC कर्व इज इक्वल टू MR कर्व, इसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन भी बोलते हैं। दूसरा कंडीशन है द MC कर्व इंटरसेक्ट्स द MR कर्व फ्रॉम बिलो। MC कर्व MR कर्व को नीचे से काटती है। इन दोनों कंडीशंस को हम लोग डायग्राम के माध्यम से हम लोग दिखा सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियसली भी देखा है। क्योंकि प्राइस इंडस्ट्री के द्वारा डिटरमिन किया गया है, तो दिस प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, जहां पर AR इज इक्वल टू MR। पहला कंडीशन हम लोग देखेंगे इक्विलिब्रियम के लिए, MC इज इक्वल टू MR, दोनों बराबर हैं पॉइंट E पर। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन MC MR कर्व को नीचे से काटती है और यहीं पर यह काट रही है, तो यह इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर खींचेंगे एक्स एक्सिस पर, तो फर्म का इक्विलिब्रियम आउटपुट हो गया OQ। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं E पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, OQ इक्विलिब्रियम आउटपुट है और OP इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो शॉर्ट पीरियड में फर्म को किया होगा, फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है, या तो हम लोग इसको अब नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलेंगे जब फर्म का एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगा। दूसरी बात,
फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है जब फर्म का एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के बराबर होगा। फर्म को मिनिमम लॉस हो सकता है जब एवरेज रेवेन्यू एआर से कम होगा। फर्म को मैक्सिमम लॉस भी हो सकता है जब फर्म का एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम होगा। तो हम लोग इन चीज़ों को बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होगा? जब फर्म का एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से कम होगा, या तो दूसरे शब्दों में जब फर्म का एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगा। इसे हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर आउटपुट है और वाई एक्सिस पर कॉस्ट और रेवेन्यू है। फर्म का प्राइस तो पहले से डिटरमिन किया गया है इंडस्ट्री के द्वारा। अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं, एम सी इज इक्वल टू एम आर इस पॉइंट पर, और दूसरा कंडीशन है एम सी शुड इंटरसेक्ट द एम आर कर्व फ्रॉम बिलो, नीचे से काट रही यहाँ पर। तो यहाँ तक फर्म का इक्विलिब्रियम हो गया। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को समझने के लिए हमें एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को लाना होगा। यहाँ पर एवरेज कॉस्ट कहाँ पर आता है उसे देखना होगा। तो हम लेकर आते हैं एवरेज कॉस्ट। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फर्म का एवरेज रेवेन्यू ओपी है और एवरेज कॉस्ट यहाँ पर नीचे है। तो जिस पॉइंट पर एवरेज कॉस्ट इस लाइन को काटती है, यहाँ पर, यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर खींचते हैं वाई एक्सिस की ओर। तो इस पॉइंट को हम लोग एन मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग एस मान लेते हैं। तो इस तरह से ओपी हो गया फर्म का एवरेज रेवेन्यू और ओएस हो गया फर्म का एवरेज कॉस्ट। तो हम लोग यहाँ पर साफ तरीके से देख पा रहे हैं कि फर्म का एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है, फर्म का एवरेज कॉस्ट कम है, इसीलिए फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। तो ये शेडेड एरिया दिखा रहा है फर्म का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पर यूनिट हम लोग देखना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू क्या है? ओएस है, तो सॉरी ओपी है, तो ओपी मैंने लिख दिया यहाँ पर। एवरेज कॉस्ट क्या है? ओएस है, तो यहाँ पर ओएस लिख दिया। इसलिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पर यूनिट हो गया पीएस। तो यह इलाका है पीएस। तो इस तरह से जो फर्म का टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एरिया है वह शेडेड रीजन पी ई एन एस के द्वारा दिखाया गया है। अगला क्या होगा? फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है शॉर्ट पीरियड में। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होगा? इसके लिए फर्म का एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा, अर्थात एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट विल बी इक्वल। तो इसे भी एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं एक्स एक्सिस पर आउटपुट और वाई एक्सिस पर कॉस्ट और रेवेन्यू है। ये प्राइस तो इंडस्ट्री के द्वारा पहले से निर्धारित किया गया है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशंस हम लोग देखते हैं। एम सी इज इक्वल टू एम आर कर्व एट दिस पॉइंट, इक्विलिब्रियम कंडीशन नंबर 1। इक्विलिब्रियम कंडीशन नंबर 2 है एम सी कर्व शुड इंटरसेक्ट द एम आर कर्व फ्रॉम बिलो। तो यहाँ पर नीचे से काट रही है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं हम लोग एक्स एक्सिस की ओर। तो फर्म का इक्विलिब्रियम आउटपुट निर्धारित हो गया ओ क्यू। अब यहाँ पर एवरेज कॉस्ट से हमें पता चलेगा कि फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट कैसे हो रहा है। सो लेट अस ब्रिंग इन एवरेज कॉस्ट। हम एवरेज कॉस्ट लेकर आते हैं और एवरेज कॉस्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर ऊपर चला गया है इस पॉइंट पर, जो AR लाइन को यहाँ पर टच करती है। इसका मतलब इस पॉइंट पर
एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू दोनों बराबर है। तो यहाँ पर फर्म को ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो अगर हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट पर यूनिट पता करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू क्या है? ओपी है, तो ओपी मैंने लिख दिया। टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट भी ओपी ही है, तो ओपी। इसलिए नॉर्मल प्रॉफिट पर यूनिट इज इक्वल टू 0, क्योंकि फर्म को यहाँ पर ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। और क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट नहीं है इसलिए हम लोग प्रॉफिट एरिया नहीं दिखा सकते हैं। तो यह हो गया फर्म के लिए नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट पीरियड में फर्म को मिनिमम लॉस हो सकता है। फर्म को मिनिमम लॉस कैसे होगा? जब फर्म का एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम होगा, या तो दूसरे शब्दों में जब फर्म का एवरेज कॉस्ट फर्म के एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा होगा तो फर्म को मिनिमम लॉस होगा। तो एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं। इतना तक क्लियर है? आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस पार्ट अर्लियर। तो फर्म के इक्विलिब्रियम कंडीशंस तक हम लोग जाएंगे। तो यहाँ तक फर्म इक्विलिब्रियम में है। तो जैसे मैंने कहा कि मिनिमम लॉस के केस में फर्म का एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा होगा। तो हम लोग देखते हैं फर्म का एवरेज रेवेन्यू क्या है। फर्म का एवरेज रेवेन्यू ओपी है। अब हमें कॉस्ट को लेकर आना है, एवरेज कॉस्ट कहाँ तक जाता है उसे हम लोग देखेंगे। तो यह हो गया फर्म का एवरेज कॉस्ट, ये रेड कर्व है, एवरेज कॉस्ट हो गया। और ये ब्लैक में आप देख सकते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। क्योंकि हम लोग शॉर्ट पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं तो शॉर्ट पीरियड में दो तरह के फैक्टर्स हैं, फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स, इसलिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो हैव पुट हियर। तो पॉइंट ई से यह हो गया पॉइंट ई। इस पॉइंट ई से हम लोग जब एक परपेंडिकुलर खींचते हैं ऊपर की ओर तो हम लोग देखते हैं कि यह लाइन एवरेज कॉस्ट को यहाँ पर टच कर रही है। इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं एन, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने खींचा वाई एक्सिस की ओर, और इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं एस। तो यहाँ पर चूंकि फर्म का एवरेज कॉस्ट फर्म के एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा है, फर्म को मिनिमम लॉस हो रहा है। लेकिन फर्म मार्केट में बनी रहेगी क्योंकि इसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वह एवरेज रेवेन्यू से नीचे है। इसका मतलब है कि फर्म इस केस में भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रही है, इसलिए फर्म विल रिमेन इन द मार्केट। तो ये फर्म का मिनिमम लॉस एरिया हो गया। अगर मिनिमम लॉस पर यूनिट हम लोग पता करना चाहते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट माइनस टोटल रेवेन्यू। तो टोटल कॉस्ट हो गया ओ एस, तो ओ एस मैंने लिख दिया यहाँ पर। टोटल रेवेन्यू क्या हो गया? ओ पी, ओ पी लिख दिया मैंने। तो इस तरह से फर्म का मिनिमम लॉस पर यूनिट हो गया एस पी, और इस तरह से फर्म का जो मिनिमम लॉस एरिया है वह इस शेडेड रीजन के द्वारा दिखाया गया है जो है एस एन ई पी। अब शॉर्ट पीरियड में फर्म को मैक्सिमम लॉस भी हो सकता है, मैक्सिमम लॉस भी हो सकता है जब फर्म दोनों फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कवर करने में सक्षम नहीं है। तो इस केस में क्या होगा? फर्म के पास में कोई ऑप्शन नहीं है, फर्म मार्केट से एग्जिट करेगी और अपने ऑपरेशन को क्लोज करने से फर्म अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकती है। तो इस केस में हम डायग्राम हमें क्या दिखाएगा कि फर्म के
एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा हैं। तो यहाँ तक हम देखते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशंस। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे फर्म का एवरेज कॉस्ट कहाँ तक जाता है। तो हम लोग देख सकते हैं फर्म का एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से काफ़ी ऊपर है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी इस लाइन से ऊपर है। इसका अर्थ है कि फर्म इज नॉट एबल टू कवर बोथ द फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसीलिए फर्म के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि फर्म के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि फर्म मार्केट से एग्जिट करे। और इसीलिए फर्म अपने ऑपरेशंस को टेम्पररीली या तो परमानेंटली क्लोज करेगी, और इसीलिए इसे शट डाउन पॉइंट भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं अ फर्म इज अनेबल टू कवर इवन इट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट OQ लेवल ऑफ आउटपुट बिकॉज प्राइस OP इज बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। इट मस्ट शट डाउन, और इसीलिए इसे शट डाउन पॉइंट भी कहा जाता है। थैंक यू।